अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में आती है और किस तरह वो यहाँ आकर कब्ज़ा करती है और किस तरह वो आकर यहाँ पे ट्रेडिंग करती है। ठीक है जी, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जो ब्रिटिश EIC जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यूके की एक प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है जी, और वो 1600 में 1600 में प्राइवेट कंपनी होती है और ईस्ट इंडिया को इजाज़त मिलती है कि वो ब्रिटेन से वाहिद कंपनी होगी जो इंडिया में जाके ट्रेड करेगी। ठीक है जी, अब 1615 में 1615 में, ठीक है जी, थॉमस रॉय, ठीक है जी, वो आकर फतेहपुर सीकरी में, जो दिल्ली के बिल्कुल करीब है, फतेहपुर सीकरी में, यहाँ आकर वो मिलता है जहांगीर से। ठीक है जी, वो यहाँ आकर जहांगीर से मिलता है क्योंकि उस वक्त का मुग़ल एम्परर जो होता है वो जहांगीर होता है। ठीक है जी, वो आकर जहांगीर से मिलते हैं और इजाज़त लेते हैं कि उनकी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको इंडिया में ट्रेड करने दे दिया जाए, इजाज़त दे दी जाए। ठीक है जी, क्योंकि वो 1600 में ब्रिटेन से आता है और 15 साल वो इंतज़ार करता है जहांगीर से मिलने के लिए, तो उसने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया होता है, तो जहांगीर जो है ना वो उसको इजाज़त दे देता है 1615 में। ठीक है, 1615 में उसको इजाज़त मिल जाती है ट्रेडिंग के लिए, इजाज़त मिल जाती है। तो आपने इसी तरह बुलेट पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, साथ साथ मेरे। ठीक है जी, अच्छा जी, 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि ब्रिटेन की वाहिद प्राइवेट कंपनी होती है, जो कि मलका एलिज़ाबेथ वन जो है, क्वीन एलिज़ाबेथ वन, उसकी इजाज़त से, ठीक है जी, वो आते हैं इंडिया में और ट्रेडिंग के लिए। और उनकी ट्रेडिंग क्या होती है, ये जो स्पाइसेस हैं, मिर्च मसाला, ठीक है जी, क्योंकि ये जो थी ट्रेडिंग उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल थी, और क्योंकि वो डबल ट्रिपल हिसाब से वो पैसे कमा रहे थे इस ट्रेडिंग के ज़रिए। ठीक है जी, अच्छा जी, अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता पुर्तगीज़ और डच वो भी ट्रेड के लिए आना शुरू हो जाते हैं। अब पुर्तगीज़ जो है ना वो नीचे से बिल्कुल इंडोनेशिया और वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो पहली अपनी बंदरगाह या पोर्ट बनाती हैं, फर्स्ट वो बम्बे, यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बनाती हैं बम्बे में। और दूसरी जो वो पोस्ट बनाती हैं मद्रास में, यहाँ पे मद्रास, जिसका चेन्नई है न्यू नेम, ठीक है, न्यू नेम चेन्नई। और तीसरी जो वो पोर्ट बनाते हैं वो कलकत्ता की यहाँ पे बनाते हैं, जो बंगाल का एक वो होता है इलाका, और यहाँ आके वो बनाते हैं कलकत्ता पे। तो 3 बेसिक पोर्ट्स बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बम्बे के मकाम पर, दूसरी मद्रास के मकाम पर, और तीसरी कलकत्ता के मकाम पर। ठीक है जी, चलें जी, अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता पुर्तगीज़ और डच वो आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर थ्रू आउट 17th सेंचुरी, ठीक है, मतलब ये कि 1600 से लेकर 1699, थ्रू आउट 17th सेंचुरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मसरूफ़ रहते हैं पुर्तगीज़ और डच को भगाने में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे कोई और कंपनी जो आए और उनकी ट्रेडिंग में मुदाखलत करे, क्योंकि वो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ठीक है जी, और वो कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है जी, वो अपने किले बनाना शुरू हो जाती है यहाँ पर। जब वो देखती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहाँ पर अपने किले बनाना शुरू कर देती है, यहाँ पोर्ट के करीब। ठीक है, यहाँ पे अपनी फ़ौजें लाना शुरू कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा जी, अच्छा, अब होता क्या है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपनी फ़ौज और किले बना लेते हैं,
तो 1686 में 1686 में, ठीक है, उनकी वार होती है, जंग होती है। किससे जंग होती है? औरंगज़ेब आलमगीर के साथ। औरंगज़ेब आलमगीर जो होता है वो उस वक्त बंगाल का हुक्मरान होता है, ठीक है, यहाँ पर वो हुकूमत कर रहा होता है। तो औरंगज़ेब आलमगीर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाके वार शुरू कर देती है। वो देखती है कि हमारी जो है ना फ़ौज, वो चाहती है कि हम ईस्ट इंडिया जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो ख़ुद इस इंडिया के ऊपर काबिज़ करें और इसके ऊपर ख़ुद कमांड करें और ट्रेड करें। तो होता क्या है, जब वो 1686 के अंदर वार करती हैं, किसके साथ? औरंगज़ेब आलमगीर के साथ। तो औरंगज़ेब आलमगीर उनको शिकस्त देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, उनको शिकस्त देता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से माफ़ी मंगवाता है और बहुत सारा जुर्माना जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगज़ेब आलमगीर को पेश करती है। बहुत सारा जुर्माना, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो वार हार जाती है। किसके ख़िलाफ़? औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ 1686 में, 1686 के में। अच्छा जी, तो इससे पहले 1686 में थोड़ा सा पहले 1664 में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सॉरी, 1664 में फ्रेंच जो हैं वो अपनी कंपनी एक बना देते हैं, ठीक है। फ्रेंच 1664 में फ्रेंच जो होते हैं, फ्रेंच वो अपनी कंपनी बना देते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना देते हैं और वो इंडिया आना शुरू हो जाते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है जी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो पूरा 17th सेंचुरी जो है, थ्रू आउट 17th सेंचुरी वो फ्रेंच को और जो है ना इनको डच को ना डिफ़ीट करने में मसरूफ़ रहती है। अच्छा जी, अब क्या होता है 1700 के बाद से 18th सेंचुरी में, 1700 के बाद 1700 के शुरू में 1700 के शुरू में क्या होता है कि औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? डेथ ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर। आलमगीर की डेथ हो जाती है। जब 1700 में इसकी डेथ होती है औरंगज़ेब आलमगीर की, तो उसके जो बेटे हैं वो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिससे सेंट्रल कमांड कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके जो बेटे होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने मतलब हुक्मरानी करें, तो वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल कमांड जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और वैक्यूम खाली पैदा हो जाता है और मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस के मुख्तलिफ़ जो है ना नवाब वो है ना वो हुकूमत अपनी बना लेते हैं और वो वहाँ पर अपनी जो कमांड है वो चलाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये देखती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये देखती है कि जो सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल कमांड वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है, ठीक है, औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ के बाद, तो वो चाहती है कि क्यों ना इस वैक्यूम को भरा जाए और ख़ुद इनको डिफ़ीट करके औरंगज़ेब आलमगीर के जो डिसेंडेंट्स हैं इनको डिफ़ीट करके ख़ुद से यहाँ पे हुक्मरानी की जाए और ख़ुद से यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग की जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो बड़े चैलेंज के सामना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो बड़े चैलेंज थे, 2 चैलेंज थे। कौन से चैलेंज थे जी? कि वो देखते हैं कि फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो मुख्तलिफ रूलर के साथ उनकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुख्तलिफ जो है ना बंगाल का जो सिराजुद्दौला होता है हुक्मरान, उनके साथ फ्रेंच की जो है ना वो दोस्ती होना शुरू हो जाती है।
अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है कि फ़्रेंच की जो है दोस्ती हो गई है नवाब सिराजुद्दौला के साथ और मुख्तलिफ रूलर के साथ, तो उनको ये ख़तरा लाक पेश होता है कि अगर इस तरह इनकी दोस्ती बढ़ती रही तो ये हमारी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। तो वो देखते हैं, अब वो चाहते हैं कि वो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको यहाँ से निकालें, इंडिया से निकाल बाहर पेश करें बाहर। तो अब होता क्या है कि 1756 में, ठीक है, एक वाक़या पेश आता है जिसे हम ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है, ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि जो कोलकाता का नवाब होता है, बंगाल का हुक्मरान, यहाँ पे जो बंगाल का हुक्मरान होता है सिराजुद्दौला, ठीक है ना। सिराजुद्दौला क्या करता है कि वो ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश फैमिली को पकड़कर कैदी बना देता है और उनको तय खाने में डाल देता है कैदी बनाकर। क्योंकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो इस बंगाल का जो नवाब हुक्मरान होता है सिराजुद्दौला, उसको उकसाते हैं कि वो जाकर कोलकाता जो है ना, इसके ऊपर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके ऊपर हमला कर दे, ठीक है ना। तो वो नवाब सिराजुद्दौला उनकी बातों में आ जाता है फ्रेंच की, और वो जाकर चढ़ाई कर देता है कोलकाता के मकाम पर। तो 1756 में एक इंसिडेंट पेश होता है जिसे ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं, और ये बंगाल का हुक्मरान जो सिराजुद्दौला होता है कि वो फैमिली जो होती है ब्रिटिश फैमिली को, उनको और ब्रिटिश जो आर्मी होती है उनको पकड़ कर कैद में बंद कर देता है। और तारीख़ में लिखते हैं कि दिन इतने ह्यूमिड थे, गर्म थे कि और थ्रस्ट इतनी ज़्यादा थी, तो और जो लोग हैं ना जो कैद किए गए थे वो दम घुटने से मर जाते, क्योंकि वहाँ पे कोई वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं होता था, ठीक है। और यहाँ तक लिखते हैं कि इतनी प्यास की शिद्दत बढ़ गई थी कि वो अपनी जो है ना रगों को, जो उनकी वेन्स होती हैं, उनको काट कर अपनी खून पीकर थ्रस्ट ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। अच्छा जी, अच्छा, इस वाक़े में कुछ चंद लोग मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो ब्रिटेन जाकर इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है जी कि नवाब सिराजुद्दौला ने हमारी जो फैमिली और ब्रिटिश आर्मी के ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। तो होता क्या है कि वहाँ हंगामा खड़ा कर देते हैं प्रेस के ज़रिए। अब रॉयल फैमिली जो होती है, अब क्या करते हैं, जो रॉयल फैमिली, वहाँ की जो रॉयल फैमिली होती है, मलका एलिज़ाबेथ और वो बाकी जो रॉयल फैमिली होती हैं, वो क्या करती हैं, रॉयल फैमिली ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करती है, ठीक है, सपोर्ट करती है पैसों के ज़रिए और ताकत के ज़रिए फ़ौज देती है कि आप जाएं, आप नवाब सिराजुद्दौला से बदला लो, क्योंकि उसने हमारी फ़ौज के ऊपर और हमारी आर्मी के साथ जुल्म किया है, तो आप जाओ उनके साथ लड़ो और हमारा बदला लो। अब 1757 में 1757 में एक ब्रिटिश जनरल जो होता है, ब्रिटिश जनरल, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, वो जो है ना अपने सोल्जर लेकर नवाब सिराजुद्दौला के साथ जंग करने जाता है, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला के साथ जंग करने जाता है। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव की जो फ़ौज होती है वो आउट नंबर होती है, मतलब एक थोड़ी होती है, आउट नंबर होती है। लेकिन जो नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
लेकिन इसके बावजूद जो रॉबर्ट क्लाइव है वो नवाब सिराजुद्दौला पर चढ़ाई कर देता है, हमला कर देता है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो होता है ना वो बहुत ही समझदार और जंगजू बंदा होता है, वो जंग लड़ने के तरीके जानता है। तो वो नवाब सिराजुद्दौला की लाखों की फ़ौज को तबाह बर्बाद कर देता है, ठीक है, और वो नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे देता है और इस तरह वो बंगाल के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। यहाँ पे ऊपर ये पूरा इलाका जो है ना वो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे सुना होगा कि मीर जाफ़र, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना वो सिराजुद्दौला का एक जनरल होता है, मीर जाफ़र। काफ़ी दफ़ा आप सुना होगा मीर जाफ़र और मीर सादिक। इसको जनरल जो होता है इसका नवाब सिराजुद्दौला का, इसको ख़रीद लेता है, ठीक है, ये गद्दार होता है। मीर जाफ़र जो है ना रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है और जब मीर जाफ़र ऐन वक्त के ऊपर अपनी कैनन को इस्तेमाल करने से रोक देता है और बारिश होती है और वो सारी जो होते हैं कैनन होती हैं वो नकारा हो जाती हैं और इस तरह नवाब की जो बहुत बड़ी फ़ौज होती है ना उसको शिकस्त हो जाती है और बहुत बड़ा सूबा जो है ना वो ब्रिटेन के कब्ज़े में चला जाता है। तो ये वाला जो सूबा है ना पूरा ब्रिटेन के कब्ज़े में चला जाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका फिर हुक्मरान बन जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है ना वो ख़ुद जो बंगाल का है उसका गवर्नर बन जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ख़ुद गवर्नर बन जाता है, ठीक है, और जो मीर जाफ़र होता है उसको नवाब बना देता है, नवाब मीर जाफ़र बाद में, जिसे हम कठपुतली नवाब कहते हैं, पपट बोलते हैं। क्योंकि हुक्मरान आपको अब आपको पता होगा कि जिस अथॉरिटी किसके पास जाता है, गवर्नर के पास ज़्यादा है ना। तो मीर जाफ़र जो है ना वो नवाब होता है, बन जाता है, लेकिन वो एक कठपुतली नवाब होता है कि हुक्मरानी जो अथॉरिटी होती है वो रॉबर्ट ब्रिटेन की चलती है, रॉबर्ट क्लाइव की चलती है। ये बस देखता रहता है उनको और कर कुछ नहीं सकता। इसकी ना कोई फॉरेन पॉलिसी होती है, ना किसी इलाके के ऊपर कमांड होता है, ठीक है जी। तो तो रॉबर्ट क्लाइव ना वो जो है ना कि वो बहुत लूट मार करता है कलकत्ता बंगाल के ऊपर। बहुत सारे टैक्स लागू कर देता है, बहुत सारे जुर्माने लागू कर देता है और बहुत सी ब्राइबरी लूट मार शुरू कर देता है, चोरी डकैती। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो जुल्म करना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है। मीर जाफ़र की डेथ के बाद इसका कुछ कहते हैं कि मीर जाफ़र की डेथ के बाद उसका बेटा होता है या फिर दामाद। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि बेटा या दामाद, मीर कासिम उठता है। अब वो तंग आ चुका होता है रॉबर्ट क्लाइव की जुल्म सितम और इनकी जो ब्रेबरी जो इन्होंने लूट मार शुरू की हुई होती है बंगाल में। तो वो उड़ता है और वो जो है ना यहाँ पे बिहार बंगाल के साथ है बिहार और अवध के हुक्मरान को मिलाकर वो उनको करता है कि हम तीनों जो है ना यूनाइट होकर किसी तरह इस ब्रिटेन को यहाँ से निकाल बाहर करें, ठीक है। क्योंकि मुग़ल हुक्मरान जो है ना वो दिल्ली से यहाँ आ जाते हैं बिहार की तरफ अवध में, क्योंकि जो ब्रिटेन होती है वो उनके जो जनरल होते हैं ना वो मुग़ल हुक्मरानों को मार देते हैं। तो वो पनाह गाह के लिए जो मुग़ल एम्परर होता है वो यहाँ आ जाता है। अच्छा जी, और यहाँ पे एक स्टेट होती है हैदराबाद दक्कन, जो बहुत ही पावरफुल स्टेट है हैदराबाद, और ये शुरू से ही ब्रिटेन के साथ रही है, यानी कि ये ब्रिटेन के साथ रही है। ये बहुत पावरफुल स्टेट होती है उस वक्त, ये हमेशा से इन्होंने ब्रिटेन के साथ दिया। अब मीर कासिम क्या करता है कि वो इनको हैदराबाद को पैगाम देता है कि आप हमारे साथ मिल जाएं और हम किसी तरह इस जो ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया इसको बाहर करें। अब होता क्या है, अच्छा सॉरी एक बात बनाना भूल गया कि जब नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की जो जंग होती है वो प्लासी, उसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी।
बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी जिसे बोलते हैं। और ये कब होती है? 1757 में होती है। ये बहुत ज़रूरी है, आपने याद रखना है, 1757 में। ठीक है जी। अब मीर कासिम हैदराबाद के जो रूल एम्परर होता है उसको पैगाम पहुंचाता है कि आप हमारी मदद करें इस ब्रिटेन को निकालने में हमारी। लेकिन जो हैदराबाद का जो रूलर होता है वो इनका साथ देने से इनकार कर देता है। अब ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक जो है ना स्टेट होती है वो इकट्ठे यूनाइटेड हो जाती है मीर कासिम के साथ, और वो उठ खड़ी होती हैं ब्रिटेन रॉबर्ट क्लाइव के ख़िलाफ़। अब वो रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के दरमियान एक जंग होती है 1764 में। ठीक है, इसे जंग बुक्सर या बक्सर भी बोलते हैं, 1764 में। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी को लेकर मीर कासिम की मीर कासिम के साथ और ये जो बहार और रबत के हुक्मरान होते हैं इनके साथ जंग करता है और इनकी यूनाइटेड आर्मी को तबाह बर्बाद कर देता है। ठीक है जी। अब देखें कि जब इनको तबाह कर देता है तो पूरा इतना सा इलाका ये यहाँ तक ब्रिटिश पूरा कब्ज़ा कर लेता है, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक पूरा का इलाका ये इंडिया का पूरा ऊपर थोड़ा नेपाल से नीचे और यहाँ तक जो पंजाब पाकिस्तान की ये पंजाब की सरहद है, यहाँ तक ब्रिटिश पूरा जो है ना वो कब्ज़ा कर लेता है। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि वो यहाँ पर बहुत लूट मार शुरू कर देता है, बहुत इतने लोगों पर टैक्स लगाता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखते हैं कि इतनी ब्रेवरी और इतना जुल्म कहीं भी किसी हुकूमत में नहीं हुआ जितना इस रॉबर्ट क्लाइव और इसकी आर्मी ने यहाँ पर मचाया। ठीक है जी। अब तो वो क्या करते हैं कि जो ब्रिटेन की जो नेशनल पार्टी होती है वहाँ पे होते हैं, वो वहाँ पर पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाते हैं कि किसी तरह इसको रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाए वापस। और इन्होंने बहुत लूट मार शुरू कर दी, वहाँ पर बहुत जुल्म सितम किया, लोगों पर बहुत जुल्म ढाए। तो वो जो है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना वो रॉबर्ट क्लाइव को फिर बुला देते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को तो फिर बुला लेते हैं यूके में और इसको एक बंद कर देते हैं। तो वो बहुत जो है ना रॉबर्ट क्लाइव गुमनामी की मौत बाद में मर जाता है। ठीक है जी। तो हमने देखा कि 1600 से लेकर 1764 तक जो अहम वाक़यात हुए उनको देखा। अब 1764 से आगे हम देखेंगे, ठीक है, 1857 तक। ये इंशाल्लाह हम अगली लेक्चर में बताएंगे कि आपको क्या हुआ था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।